नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। और हम चर्चा बिहार की आज फिर से करेंगे। देखिए, आज दुर्गा पूजा की सप्तमी है। हमारे सभी दर्शकों को दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाइयां। तो अजीत जी, जब हम बिहार की चर्चा आज कर रहे हैं तो एक बात कही जाने लगी है, बिहार में बहार है, नौकरियों की भरमार है। नीतीश कुमार कुछ न कुछ ऐसा करते हैं कि उनके कई नाम प्रचलित हो जाते हैं। जब 2005 में वे आए और उन्होंने बिहार में शासन शुरू किया, तो वे सुशासन बाबू कहे जाने लगे। फिर जब इधर-उधर होने लगे, तो पलटू राम भी कहा गया। अब 2 नवंबर की तारीख गवाह बनने जा रहा है पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान, जहां से जेपी आंदोलन का शंखनाद भी हुआ था। वहां करीब 1,23,000 नौकरियां, शिक्षकों की नौकरी एक साथ प्रदान की जाएगी, नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। और मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास में इतना बड़ा आयोजन नौकरियों को बांटने के लिए कभी नहीं किया गया। तो नीतीश कुमार, जिनके साथ तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव का यह नारा भी रहा है, पढ़ाई दवाई कमाई, ये तमाम नारे रहे हैं और उन्होंने 10 लाख नौकरियों का वायदा भी किया था। तो 2024 के पहले नीतीश कुमार ने पहले कास्ट सेंसस की राजनीति खेली और आगे आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण दिन हैं। 27 अक्टूबर को आनंद मोहन के गांव जा रहे हैं, सहरसा के पंचगछिया में। फिर 2 नवंबर को नौकरी बांटेंगे बड़ी संख्या में। और फिर सवाल पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था, उन्होंने क्या दिया, हम क्या दे रहे हैं। और इस नौकरी के तुरंत बाद 1 लाख की बहाली और निकलने जा रही है, 1 लाख शिक्षकों की बहाली और भी। फिर 5 नवंबर को पटना में भीम संसद, लाखों दलित जुटेंगे। और फिर 6 नवंबर से बिहार विधानमंडल का सत्र, जहां आरक्षण बढ़ाने का फैसला हो सकता है। तो नीतीश कुमार एक नए नामकरण की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। कहीं कहीं चर्चा शुरू हो गई है कि 2 नवंबर से उन्हें एक नया नाम मिलेगा, नौकरी बाबू। तो नीतीश कुमार का यह जो कदम है और नीतीश कुमार का यह परिवर्तन है, मीडिया से बहुत गुस्सा है। आज भी उन्होंने कहा, मैं आखिरी दिन आप लोगों से बात कर रहा हूं क्योंकि मेरी बातें आप छापेंगे नहीं, टीवी पर दिखाएंगे नहीं। न्यू मीडिया के साथियों ने कहा, हम तो आपके साथ हैं, आपकी बातों को बराबरी से दिखाते हैं। उन्होंने कहा, देखिए आप सभी से परेशानी नहीं है, जो ऊपर बैठे लोग हैं। लेकिन चलिए, नौकरी बाबू बनते दिख रहे हैं नीतीश कुमार, साथ में है तेजस्वी यादव। तो अजीत जी, यह क्या नया परिवर्तन, बिहार में बाहर है, नौकरियों की भरमार है। देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक तो जो आपने जैसा कहा कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक साथ 1,23,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए, एक स्टेट में दिया जाए, वो भी एक स्टेट जी, जिसकी 13 करोड़ की आबादी है। जी, उसके साथ साथ एक बड़ी बात यह भी है कि आज के समय में जब नौकरियां जा रही हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं और हर जगह छटनी हो रही है, तमाम बड़े चाहे वो सरकारी संस्थान हो या निजी संस्थान हो, हर जगह ये चर्चा है कि नौकरियों की छटनी हो रही है। जो टॉप टेक की कंपनियां हैं वर्ल्ड की, वो भी अपने यहाँ नौकरी छटनी कर रही हैं, जो छोटी कंपनी है वो भी कर रही है, फाइनेंस की कंपनियां कर रही हैं। ऐसे समय में बिहार में नियुक्ति हो रही है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि जिस समय सारी दुनिया में मंदी है और छटनी हो रही है, उस समय बिहार में नौकरी दी जा रही है। जी, तो और वो भी 1,23,000 लोगों को एक साथ नौकरी दी जा रही है। आपने जितनी चीजें आगे पीछे की कहीं, उन पर भी हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। जो उनका पॉलिटिकल कैलेंडर नीतीश कुमार का बना हुआ है, आपने 6 नवंबर तक बता दिया है, आगे का भी वो बना ही लेंगे, तो उन सब पर भी चर्चा करेंगे। ये कैलेंडर, जो इस कैलेंडर का एक एक महत्वपूर्ण तारीख है 2 नवंबर की, जिस दिन गांधी मैदान में 1,23,000 नौजवानों को वो शिक्षक की नौकरी देंगे। तो जी, ये नौकरी बाबू, वो हर चुनाव में नीतीश कुमार का एक एजेंडा रखते हैं और उस एजेंडे के इर्द गिर्द वो तमाम जो भी उनकी विपक्षी पार्टी होती है उसको खींच के ले आते हैं उस पर चर्चा करने के लिए। वो एजेंडा सेट करना अपने आप में एक बड़ी चीज होती है। और आमतौर पर क्या है, आजकल तो पूरे देश की राजनीति में बीजेपी एजेंडा सेट करती है और तमाम पार्टियां उस पर रिस्पॉन्ड करती हैं, प्रतिक्रिया देती हैं। बिहार में नीतीश कुमार एजेंडा सेट कर रहे हैं, चाहे सामाजिक न्याय जी, का एजेंडा हो, जाति गणना की का करके उन्होंने एक एजेंडा सेट किया और मजबूरी में बीजेपी को उस एजेंडे पर आकर के सपोर्ट करना पड़ा कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसके विरोधी नहीं है।
उसी तरह से नियुक्ति पत्र देने का, नौकरी देने का दूसरा एजेंडा है जो वो सेट कर रहे हैं। अब इस पर कौन सवाल उठा सकता है? और नौकरी का इस मामले में खास बात यह है, आपने तो लगातार इसको कवर किया, कि रिकॉर्ड समय में इसकी वैकेंसी निकली, इसके एडमिट कार्ड दिए गए बच्चों को, और उसकी परीक्षा कराई गई, रिजल्ट निकाले गए और नौकरी दी गई। इस बिहार में एक समय, और अभी कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, नीतीश कुमार के राज में भी ये छवि रही कि चोरी हो रही है, तो परीक्षा कैंसिल हो गई, तो पेपर लीक हो गया। अब इसका मतलब सरकार सीरियस हुई है इस बात को लेकर के कि न कहीं से पेपर लीक होने की खबर आई, न परीक्षा में चोरी होने की खबर आई, न प्रश्न पत्र में गड़बड़ी की खबर आई। सारी चीजें टाइम से, जो टाइम सरकार ने बताया उस टाइम पर होती गई सारी चीजें, और वो भी बीपीएससी के थ्रू हुआ। इससे भी इस नियुक्ति की, इस नौकरी की जो विश्वसनीयता है और इसकी गुणवत्ता है, वो उस पर कोई सवाल नहीं लगा सकता है। इसके पहले तो एक बार और शिक्षकों की बहाली हुई थी और आज तक उस चीज को ठीक किया जा रहा है। आप सोचा शिक्षा मित्र नीतीश कुमार ने कब बहाल किए थे, लेकिन शिक्षा मित्रों की गुणवत्ता बढ़ाने की कोशिश आज तक हो रही है। उस समय एक बहुत सिंपल प्रोसेस निकाला गया कि इंटरमीडिएट के परीक्षा में जिसको ज्यादा मार्क्स थे उस हिसाब से वो मार्कशीट देख करके और नियुक्त कर दिया गया। और उसमें कई लोगों ने अपने अपने कई तरह के पूर्वाग्रह और पक्षपात की खबरें भी आई उसमें। इस बार तो वो कुछ नहीं हो सकता। इस बार तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्जाम लेकर के और बहाली की है, और उसको लेकर के इतने मीम्स इंटरनेट पर बने और सोशल मीडिया में आए ज्ञानेश्वर जी की दिल्ली में आदमी बैठा हो या अमेरिका में, उसने देखा कि बीपीएससी में शिक्षक बहाली की परीक्षा में कितने मुश्किल सवाल पूछे गए। तो ये एक तरह से मेधा की परीक्षा थी, बहुत मुश्किल सवाल पूछे गए, बीपीएससी और यूपीएससी लेवल के सवाल पूछे गए। उसमें एक मेधा की परीक्षा हुई और उसको बहुत ढंग से ये उनको चयन करके उनका और उनको नियुक्ति दी जा रही। तो इससे सिर्फ 1,20,000 1,23,000 परिवारों को, आप समझिए 1,23,000 व्यक्ति नहीं है, ये 1,23,000 परिवार के वेलबींग का काम है, उनकी भलाई का काम है। और दूसरा, शिक्षा की भलाई का एक बड़ा काम है कि इतने गुणवत्तापूर्ण तरीके से आप शिक्षक चुन करके और उनको अगर स्कूल में लगाते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा में सुधार होगा, जिसको लेकर के आज बिहार में हमेशा चर्चा होती रही है। और ये कारण रहा है कि बिहार से पहले क्या होता था, बिहार से ज्ञानेश्वर जी, पहले लोग नौकरी करने के लिए बिहार से बाहर निकलते थे, अब पढ़ाई करने के लिए बिहार से बाहर निकलने लगे थे। शिक्षा का ये स्तर हो गया था। शिक्षा का स्तर खराब होने का नतीजा ये हुआ था कि लोग पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए नहीं, माध्यमिक शिक्षा के लिए भी बाहर जाने लगे थे। जी बिल्कुल। बड़े लोगों को देखा जो दिल्ली आकर के और 10th में अपने बच्चों का, 10th पास करने के बाद अपने बच्चों का एडमिशन कराते थे, 8th के बाद एडमिशन कराते थे लोग ले आकर के। तो ये जो हो रहा था वो चीजें अब बदलेंगी। एक शुरुआत है, ये एक बड़ी शुरुआत है। इतने अच्छे अगर शिक्षक जाते हैं, बहाल होते हैं 1,23,000 शिक्षक, और जो पहले शिक्षा मित्र में जो बहाली की हुई है नीतीश कुमार ने, धीरे धीरे करके उनकी भी कई परीक्षाएं हुई हैं और उन परीक्षाओं से उनकी भी गुणवत्ता में सुधार किया गया है। तो ओवरऑल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा बिहार का, और चलिए, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। हाँ, लेकिन एक बात और है अजीत जी कि ये सिर्फ 1,23,000 की बात नहीं है। आगे भी 1 लाख और भर्तियां, कहा जा रहा है कि इसके लिए भी आवेदन जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे, रिक्तियां मांगी जा रही है। और इस बात सही है कि 2 महीने के भीतर परीक्षा हुई, नतीजे आ गए, काउंसलिंग शुरू हो गई है, नियुक्ति पत्र 2 नवंबर को मिलेगा। और जहां तक आपने कहा, इस परीक्षा में तो ठीक है पेपर लीक नहीं हुआ, एक और बड़ी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है सिपाही भर्ती की, उसका पेपर लीक हो गया था, उधर भी उनको ध्यान देना होगा। और यह बात भी सही कि पहले शिक्षा मित्र, फिर नियोजित शिक्षक, जिन्हें हम लोग संविदा वाले शिक्षक कह देते थे। आपको स्मरण होगा मदन मोहन झा बिहार में शिक्षा विभाग के सचिव हुआ करते थे, प्रधान सचिव उस समय। तो इस बार बीपीएससी से और दूसरे प्रदेशों के आवेदकों को भी मौका दिया गया। जो आप क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे थे कि बच्चे चले जाते थे सरकारी स्कूलों में उन्हें रोकने के लिए, तो नीतीश कुमार ने एक पहल की है, तेजस्वी यादव साथ है, तो इसका असर चुनाव पर दिखेगा मुझे लगता है, और वह बीजेपी को घेरने में सफल होंगे। केंद्र क्या कर रहा है, कितनी नौकरियां दे रहा है, वो कहते भी है कितनी नौकरियों की बात हुई थी। और एक वाक्य आपको सुना दे, नीतीश कुमार अपने कमिटमेंट्स के प्रति बड़े सजग होते हैं। 2005 का एक किस्सा मुझे याद है, वे निर्णायक लड़ाई लड़ रहे थे लालू यादव और राबड़ी देवी की सत्ता को बेदखल करने के। दिल्ली में केंद्र की सरकार में मंत्री थे, तो तैयारी चल रही थी। उन्होंने अपने सांसद, विक्रमगंज के सांसद अजीत कुमार सिंह जो सहकारिता के बड़े नेता थे, और संजय झा जो मौजूदा मंत्री हैं,
उनसे कहा कि एक चुनावी गाना भोजपुरी में लिखा जाना चाहिए। और इसके लिए विनय बिहारी, जो भोजपुरी गायक बाद में विधायक भी बने और मंत्री भी बने, उन्हें मुंबई से कॉल किया गया। नीतीश कुमार ने बात की, गाना भी तैयार हो गया और गाने का जो बोल था उसमें लिखा गया कि जब नीतीश कुमार आएंगे तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार ने हाँ कह दिया, अजीत सिंह ने भी कर दिया और संजय झा ने भी कर दिया। विनय बिहारी उस गाने को तैयार कर रहे थे, फ्लाइट पकड़ चुके थे, मुंबई लैंड करने वाले थे, लेकिन नीतीश कुमार ने अजीत सिंह और संजय झा को कॉल कर लिया। अरे ये क्या किया आप लोगों ने? हम आएंगे तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, ये कौन अल्लाह दीन का चिराग मेरे पास आ जाएगा? तो उन्होंने कहा खत्म नहीं, बेरोजगारी कम होगी, इस गाने में तुरंत संशोधित कराइए। तो अपने कमिटमेंट्स के प्रति वे जाने जाते हैं। तो अब तो बीजेपी को घेरने के लिए कास्ट सेंसस के बाद नौकरियां जो सबसे ज्यादा लोगों को चाहिए बिहार में, अब देखिए उत्तर प्रदेश के लोग आ रहे हैं नौकरी करने बिहार में, तो ये तो एक मुद्दा बनेगा। बिल्कुल, चुनाव में तो ये मुद्दा बनेगा ही, निश्चित रूप से जी बनेगा, क्योंकि अब चुनाव आ गए हैं, चुनाव की उल्टी गिनती चल रही है और वो तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब 400 दिन बचे हैं चुनाव के। तो जी उसी दिन से उल्टी गिनती चुनाव की शुरू हो गई थी। अगले साल मार्च में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, अप्रैल मई में चुनाव होना, इसलिए ये चुनावी मुद्दा तो बनेगा। और बाहर बिल्कुल से शिक्षक बाहर से भी अभ्यर्थी बुला करके और उनको बिहार में नौकरी देने के दो कई फायदे हैं। एक तो सबसे जी बड़ा फायदा परसेप्शन के स्तर पर यह होगा कि बिहार को लेकर के जो धारणा ये बनी थी कि लोग बिहार से बाहर जाते हैं नौकरी करने, बिहार में नौकरी करने कोई नहीं आता है, ये धारणा बदलेगी कि बाहर से लोग आकर के बिहार में नौकरी कर रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में जो असर हो सुधरेगा वो तो हर तरह का, चूंकि एक एक मानक तय करके उनका सिलेक्शन हुआ है तो उस पर होगा। ये धारणा बदलेगी कि बिहार बदल रहा है, बिहार में अब स्थितियां बदल रही हैं। और ये सवाल पूछा जाएगा भारत सरकार से कि आप कितनी नौकरी दे रहे हैं। अभी जी जब चुनावी साल आया तो हम्म, एक अनाउंस किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से कि दिसंबर 2023 तक 10 लाख नौकरियां देंगे और इसके लिए हर महीने 2 महीने पर रोजगार मेला लगाया जा रहा है और कभी 70,000 कभी 50,000 इस तरह के नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, ये पूरे भी देश पहली में। बार हुआ है। पूरे देश में प्रधानमंत्री खुद नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। कभी जी एक बार तो उन्होंने डायरेक्टली किया फिजिकल, दूसरी बार वो ऑनलाइन रहते हैं, जुड़ते हैं सब लोगों से और वो हम्म, उनको नियुक्ति पत्र देते हैं। लेकिन आपको ध्यान होगा, आप देखिए कि रेलवे में कितनी वैकेंसी खाली पड़ी है। 3 लाख से ज्यादा, 3.25 लाख से ज्यादा पद। अभी जो अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं उन्होंने खुद ही कहा 3.25 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, रिक्त पड़े हैं रेलवे में। जी और ये लगातार कई जगह दुर्घटनाएं हुई, ट्रेनें टाइम से नहीं चल रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं रेलवे की। उसमें जहाँ जो सबसे बड़ा नियोक्ता है, जहाँ सबसे ज्यादा, जब हम लोग पढ़ते थे, बिहार टेक्स्ट बुक की किताबें पढ़ते थे, उस समय था कि 16 लाख आदमी रेलवे में नौकरी करता है और उसके बाद रेलवे का नेटवर्क इतना बड़ा हो गया और अब 13 लाख आदमी नौकरी करता है। निश्चित रूप से तकनीक की वजह से कुछ नौकरियां कम हुई होंगी, लेकिन अभी 3 लाख से ज्यादा पद, 3.25 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। एक बार 1 लाख की वैकेंसी निकली थी, हमको ध्यान है 2018 में, और उसके लिए 1 करोड़ से ज्यादा आवेदन आ गए और उन आवेदनों की छटनी करके और उनको उनके लिए एडमिट कार्ड तैयार करके उनका परीक्षा सेंटर तय करने में 1 साल से ज्यादा लग गया। 1 साल से का उससे भी ज्यादा समय लग गया रेलवे। जी तो बिल्कुल जिसका इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा सेटअप है उसका, उसके मुकाबले तो बिहार सरकार का सेटअप बहुत छोटा है। इसके बावजूद रिकॉर्ड समय में जो भर्तियां हो गई, और अभी भी हम एक ट्वीट देख रहे थे तेजस्वी यादव का जिसमें उन्होंने कहा कि 1,10,000 और बहाली हम तुरंत करने जा रहे हैं, इसके लिए भी तुरंत वैकेंसी आएगी। और हायर जी एजुकेशन और माध्यमिक शिक्षा और जो सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सब में क्या रिक्ति है वो मंगाई जा रही है। सिपाही भर्ती की परीक्षा का वो प्रश्न पत्र लीक हुआ, उस पर उसको जरूर, उस लीकेज को कम बंद करके और तुरंत उसकी बहाली होनी चाहिए। ये 3 चीजें ऐसी हैं ज्ञानेश्वर जी, जो हम लोग अपना आए, जब से समझना शुरू किया चीजों को लेट 80s में, तब से हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि पुलिसिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। बिहार जैसे स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर का एक बड़ा प्रॉब्लम रहा है। जी पुलिसिंग सबसे जरूरी है, एजुकेशन सबसे दूसरी जरूरत है और स्वास्थ्य बड़ी जरूरत है। पुलिसिंग पर और लॉ एंड ऑर्डर पर नीतीश कुमार ने अपने पहले कार्यकाल में बहुत काम किया था। 2005 से 2010 के बीच में बहुत ज्यादा काम हुआ था और आपको पता होगा उसी समय उनको सुशासन बाबू का टैग उन पर लगा था कि, जी और बिल्कुल बिल्कुल उस समय हमको ध्यान आ रहा है, जैसे एक किस्सा आपको ध्यान आया, एक किस्सा हमको अभी तुरंत ध्यान आ रहा है कि हम लोग 2010 के चुनाव के समय
अभयानंद का हमने एक इंटरव्यू किया था और उन्होंने ये जी। किस्सा सुनाया था कि किस तरह से कन्विक्शन रेट कम हुआ, कन्विक्शन हम्म। रेट बढ़ गया। बढ़ अचानक गया। से जो अचानक से सजा मिलने की दर बढ़ गई। हमने पूछा था कि जी। ऐसा कैसे हुआ? क्या अलादीन का चिराग आपको आपके हाथ लगा? तो उन्होंने कहा कि हमने केसेज़ को बाँट दिए। ऐसे पहले क्या होता था कि किसी भी केस में गवाह नहीं मिलता था। गवाह गायब है तो मुकदमा आगे नहीं बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमने ऐसे केसेज़ निकलवाए जिसमें पुलिस वाले खुद ही गवाह थे। जिसमें जी। पुलिस ने हथियार जब्त किया था, पुलिस ने कोई अवैध चीज़ जब्त की थी, पुलिस मौके पर थी और गवाह पुलिस वाला है। ऐसे केसेज़ की लिस्ट बनाई और उन तमाम पुलिस वालों को एक मैसेज कराया कि भाई इस दिन आपको गवाही देने आना है। तो वो तो सरकारी कर्मचारी है, उसको तो आना ही है गवाही देने। और जी। वो आया गवाही देने और वो तमाम वो केसेज़ प में सज़ा होने लगी धड़ाधड़ और तमाम लोग जेल जाने लगे। तो एकदम से कन्विक्शन रेट बढ़ गया और जो क्राइम का रेट कम हुआ उस समय एक बड़ा भारी माहौल, अच्छा माहौल, साफ-सुथरा माहौल बिहार में बना था। तो वो अब फिर डिरेल हुआ। अगर पुलिस की बहाली होती है, तो आप ये क्रेडिट फिर से ले सकते हैं। माहौल बनाने का जो बात हो रही है कि बाहर से लोग आएँगे नौकरी करने, तो बाहर से कोई आएगा नौकरी करने तो उसको तो सेफ्टी का सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो देनी होगी ना। तो बिल्कुल। पुलिस में जो बहाली होनी है उसको भी एक्सपेडाइट करना चाहिए है। ये शिक्षक जी। की जो और बहाली होनी है इसको जल्दी से जल्दी कर दें और हेल्थ के सेक्टर में काम करें। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्टली आम आदमी से जुड़ी हैं और आप अगर ऐसा करते हैं तो अच्छी और सस्ती शिक्षा अगर मिल रही है, अच्छा और सस्ता इलाज मिल रहा है और पुलिसिंग की वजह से, बेहतर पुलिसिंग की वजह से अगर सुरक्षा का माहौल है, सेंस ऑफ सेफ्टी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, तो और क्या चाहिए किसी भी स्टेट को प्रॉस्पर होने से, किसी भी स्टेट की तरक्की के लिए और क्या चाहिए? ये 3 चीज़ें हैं। और ये अच्छी चीज है कि हमने देखा तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री हैं और इस नाते वो औचक निरीक्षण करते हैं अस्पतालों के जाकर के, उसका मुआयना करते हैं डॉक्टर आए या नहीं आए। लेकिन बर्डन बहुत है डॉक्टर्स के ऊपर वहाँ हेल्थ जो आप लगातार आप भी प्रोग्राम हेल्थ के करते हैं, वहाँ जी। हॉस्पिटल्स पर और डॉक्टर्स पर बर्डन बहुत है। पर कैपिटा बेड्स बिहार में सबसे नीचे के पायदान से 3-4 ऊपर बिहार है। पर कैपिटा बेड्स की बात करें, पर कैपिटा नर्सिंग स्टाफ्स की बात करें, पर कैपिटा डॉक्टर्स की बात करें, पर पर्सन जो पर कैपिटा जिसको बोलते हैं, तो है जी। नहीं, हमारे यहाँ बहुत कम है। तो इसको सुधारने का काम करना चाहिए। जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है, पहले नियोजित शिक्षक हुए, संविदा शिक्षक, शिक्षा मित्र रखे गए, अब परमानेंट बहाली हो रही है बीपीएससी के अजीत थ्रू। जी, ठीक है, करना आपने चाहिए कहा स्वास्थ्य पर सेक्टर में। जी, स्वास्थ्य पर भी चर्चा होना चाहिए। तो बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। देखिए, ये जो शिक्षक भर्ती हुई, इसमें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन अतुल प्रसाद का योगदान तो है ही, साथ में देखिए नीतीश कुमार ने तैयारी पहले से कर ली। के पाठक जैसे पदाधिकारी को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया। ठीक है, उनकी किसी से पटती नहीं है, लेकिन एक काम तो हुआ कि स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति, बच्चों की हाजिरी, सब फर्जीवाड़ा बंद होता दिख रहा है। लेकिन जैसा हमने कहा, मंत्री के साथ संबंध ठीक नहीं है। हाँ, तेजस्वी यादव भी के पाठक के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं। तो आपको लगता है कि इस माहौल में जब इतनी भर्तियां कर दी गई, राज्य के खजाने पर इतना अधिक बोझ आएगा, तो इनका प्रॉपर इस्तेमाल भी ताकि क्वालिटी एजुकेशन मिले। के पाठक को अभी शिक्षा विभाग में बनाए रखे जाने की जरूरत है, चाहे मंत्री को कुछ भी दिखे या लगे, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। के पाठक की उपयोगिता आपको दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है, अभी तो सबसे ज़्यादा उपयोगिता दिख रही है और ये जी। कोशिश करनी चाहिए सरकार को कि कोई के पाठक जैसा आदमी हो तो उसको किसी न किसी लेवल पर हेल्थ की ज़िम्मेदारी भी देनी चाहिए है कि अस्पतालों का मुआयना भी इसी तरह से करे, इसी अंदाज में, इसी सख्ती से करे कि जी। डॉक्टर भी वहाँ मौजूद रहें, जिस तरह से शिक्षकों को आज हो गया है कि कुछ भी हो उनको स्कूल जाना है, पढ़ाना है बच्चों को जाकर के और वो एक जी। एक जो इकबाल होता है ना, शासन का इकबाल होता है ज्ञानेश्वर जी, हम्म। हर जगह हम्म। सचिव नहीं मौजूद रह सकता है। चाहे जी। कितना भी काबिल सचिव हो, हर जगह नहीं मौजूद रह सकता है। लेकिन हम्म। उसका इकबाल ऐसा होना चाहिए है कि 400 किलोमीटर दूर भी किसी शिक्षक को उसके मन में उसका ये रहे कि जिम्मेदारी का भाव जगाने वाला हो वो अधिकारी कि हाँ, हम आपको अपनी जिम्मेदारी से अपना काम करना चाहिए। तो स्वास्थ्य और शिक्षा, पुलिस, इन सब चीज़ों में इनमें ऐसे अधिकारी होने चाहिए हैं जो किसी का मुँह ना देखें। ये न देखें कि पॉलिटिशियंस के तो 10 तरह की मजबूरियाँ होती हैं, पॉलिटिशियंस को 10 तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करने होते हैं। वो कहीं अपने वोट बैंक को नाराज़ नहीं कर सकता है। अब कहीं अमुक जाति के शिक्षक हैं, अमुक जाति के प्राचार्य हैं और वो नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए मुश्किल है कि उसको सस्पेंड करे वो। जी, बिल्कुल। क्योंकि फिर उससे वोट खराब होने का खतरा रहता है, परसेप्शन बिगड़ने जी। का खतरा रहता है। आपको याद होगा जी। जब पहली बार लालू यादव मुख्यमंत्री हुए थे 1990 में तो क्या हुआ था? परसेप्शन ही तो बिगड़ा था।
लालू यादव औचक निरीक्षण करने पहुंचने लगे अस्पतालों में और कॉलेजों में, तो ये कहा गया कि चूंकि सारे डॉक्टर फॉरवर्ड हैं, सारे प्रोफेसर टीचर फॉरवर्ड हैं, तो लालू यादव उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो एक जी परसेप्शन बदलने लगा उस समय इससे। काम वो अच्छा कर रहे थे, लेकिन एक धारणा ऐसी बन गई। तो पॉलिटिशियंस के लिमिटेशंस होते हैं, वो नहीं कर सकते हैं जिस तरह से अधिकारी कर सकता है, क्योंकि अधिकारी को अपने जो बॉस हैं, जो पॉलिटिकल बॉसेज हैं, उनको ही सिर्फ जवाब देना है। वो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रति जिम्मेदार नहीं है। जी, कोई बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, उसके प्रति वो जिम्मेदार नहीं है। तो उस तरह के अधिकारी होने चाहिए हैं जो काम करा सकें, और जिनका ऐसा इकबाल बने कि 400 किलोमीटर दूर, पटना से 400 किलोमीटर दूर भी शिक्षक सही समय पर पहुंचे, और डॉक्टर सही समय पर पहुंचे, अधिकारी सही समय पर पहुंचे। ये इकबाल बनना चाहिए जो के पाठक ने बनाया है। ये हम लोग वीडियोस देखते हैं, मीम्स बनते हैं, रील्स बनते हैं उनके ऊपर कि दो शिक्षक बैठ के चाय पी रहे हैं, और इसी में किसी ने चिढ़ाने से कर दिया कि अरे के पाठक आ गए, तो उनकी चाय गिर गई, वो इतनी हड़बड़ी में उठे कि चाय गिर गई के पाठक का नाम सुन करके। तो जी ये इस तरह के इकबाल, इस तरह का जो इकबाल बनाया है उन्होंने, बनना चाहिए और भी अधिकारियों का। इससे तभी हो सकता है ना, क्योंकि आप हर जगह पहुंच थोड़े सकते हैं जाकर के, तो सही ये बात। बनना चाहिए। और इसका इसका राजनीतिक लाभ भी बहुत होगा, राजनीतिक लाभ बहुत होगा। और कई मायने में हम आपको बता रहे हैं कि अभी क्या स्थिति है। एक तरह की इमेज से मुक्त होना है नीतीश कुमार को और लालू यादव को। लालू जी यादव के पूरे परिवार की जो एक इमेज बनी है, उस इमेज बनाने में तो नीतीश कुमार का भी हाथ रहा। बीजेपी के साथ मिलकर के पहले तो उन्होंने ही बिल्कुल। उस राज की बुराई की, जंगल राज का जी नाम देना हो और उससे निकलना। अब ये लोगों के मन में तो दुविधा होगी कि भाई मान लीजिए नीतीश कुमार हैं तो तेजस्वी यादव भी है, आरजेडी का भी आदमी है, कहीं सब पटरी मत पर से मत उतर जाए, बेपटरी मत हो जाए। तो उसके लिए गुड गवर्नेंस का मैसेज भी आपको देना है। एक वोट का ठीक है। समीकरण होता है, वोट का जी समीकरण होता है जो आपने बना लिया कि मुस्लिम है, यादव है, अति पिछड़ा है, कुर्मी है, ये महादलित है। ये एक बहुत बढ़िया वोट का समीकरण हो गया। लेकिन वोट के समीकरण के साथ अगर गुड गवर्नेंस का आप मैसेज नहीं देंगे तो ये कब तक चलेगा। ये बात तो अल्टीमेटली जो आज प्रशांत किशोर पूरे प्रदेश में घूम घूम करके क्या कह रहे हैं, यही बात तो कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल स्कूलों में बिल्कुल। पढ़ाई नहीं है, सड़कें खराब हैं, चीनी मिल बंद पड़े हुए हैं। तो आप गुड गवर्नेंस का मैसेज बनवाना होगा। तमाम अपने वोट के समीकरण के बावजूद गुड गवर्नेंस का मैसेज बनवाना होगा, और वो इन 3 चीजों से बनेगा, क्योंकि यही 3 चीजें डायरेक्टली पब्लिक से रिलेटेड है। बाकी चीजें जी डायरेक्टली बिल्कुल। पब्लिक से रिलेटेड नहीं है। चलिए आप तो ठीक है, गुड गवर्नेंस बनाना होगा। एक बात और समझते हैं, नीतीश कुमार ठीक है नौकरी बाबू बनते दिख रहे हैं, लेकिन इधर के दिनों में उनका चिड़चिड़ापन सभी लोग नोटिस कर रहे हैं, क्या-क्या बोल देते हैं। और आजकल तो मीडिया पर बिल्कुल ही भड़के हुए हैं, विशेषकर टीवी पर और अखबारों पर। लगातार कह रहे हैं कि आप तो मेरी बातें मत छापिएगा, नहीं छापिएगा, आपको ऊपर से मना है। उन्हें लग रहा है कि उनकी बातों को मिनिमाइज़ किया जा रहा है। उन्होंने आज इतना कह दिया कि कल से हम बात ही नहीं करेंगे मीडिया के साथ। तो इसके बाद भी मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने दूसरा रास्ता तलाश लिया कि भले ही मीडिया मिनिमाइज़ कर दे मुझे, मीडिया मुझसे जुड़ी उन खबरों को ही चलाए जो विवाद पैदा करते हो, लेकिन जनता के बीच बहस के केंद्र में हम आ जाएं। कास्ट सेंसस की रिपोर्ट पर वे आ गए। 27 अक्टूबर को आनंद मोहन के घर जा रहे हैं, तब भी आ जाएंगे, छतरियों में चर्चा शुरू हो जाएगी। 5 नवंबर को भीम संसद होगा, तब भी होगा। 6 नवंबर को बिहार विधानमंडल का सत्र और 2 नवंबर को नौकरियों की तारीख। तो नीतीश कुमार ने जनता के बीच अपने जो पत्ते हैं उन्होंने फेंक दिए कि तुम चर्चा करो, हम क्या कर रहे हैं और केंद्र क्या कर रहा है। अब तो पूछा जाएगा ना बिहार में केंद्र से कितनी नौकरियां मिली। ये बात आपने, मीडिया वाली बात आपने बहुत सही उठाई। जी ये बात बात पर चर्चा होनी चाहिए है। देखिए, देश में 2-3 मॉडल हैं नेताओं के। जी एक मॉडल नीतीश कुमार का था जो बहुत सहज अवेलेबल थे, मीडिया को भी जनता को भी। वो जनता दरबार लगाते थे, सोमवार को नियमित रूप से जनता दरबार लगाते जी हैं, उसमें काफी लोग आते हैं, फिर उसके बाद वो मीडिया से बात करते हैं। कहीं भी जाते हैं किसी भी कार्यक्रम में तो मीडिया से जरूर बात करते हैं। ये नीतीश कुमार की खूबी है, और ये किसी भी अच्छे नेता में ये खूबी होनी चाहिए। और अभी से पहले जो, अब जरा चिड़चिड़ापन छोड़ दीजिए, तो उनके उनके खिलाफ या पक्ष में आप कुछ भी लोग लिखते दिखाते रहे, उस पर वो भड़कते नहीं थे। जनरली वो बात कर लेते, तब भी बात कर लेते थे। जी कुछ चीजें होंगी, इसका कुछ अपवाद होगा, कई लोगों ने कहा कि फला की नौकरी चली गई, फला की नौकरी चली गई, ऐसा भी हुआ होगा, लेकिन मोटे तौर पर वो मीडिया से बात करते थे। दूसरा मॉडल था मायावती का, जयललिता का। ये कभी नहीं आते थे मीडिया के सामने। जब मायावती आई भी तो वो एक रिटन स्टेटमेंट लेके आती थी, पढ़ के चली गई, मीडिया को कोई सवाल पूछने की इजाजत नहीं थी। तो एक जी ये मॉडल था मायावती का, जयललिता का, या
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो मीडिया से बात नहीं करता है। नवीन लेकिन पटनायक भी। नवीन पटनायक भी मीडिया से बात नहीं करते जी। हैं। तो एक जी। दूसरा मॉडल ये है। तो हम्म। फिर इन लोग क्या करते हैं मीडिया में रहने के लिए? तो आप प्रधानमंत्री का कैलेंडर देखिए, वो हर दिन कोई ना कोई इवेंट क्रिएट किए रहते हैं। हर दिन एक इवेंट रहता है, हर दूसरे दिन एक इवेंट रहता है। ऐसा इवेंट रहता है जिसको आपको कवर करना है, वो जी। करना ही करना है। मतलब आपको वो मजबूर कर देंगे। अब देश का पहला रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम बना, रेलवे का नया से चालू हुआ, नमो भारत उसका नाम हो गया। तो आप कंट्रोवर्सी करिए, अच्छा कहिए, बुरा कहिए, आपको 3 दिन कवरेज करनी है उसकी। जी। तो ये मॉडल अब आ रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इसके पहले इस मॉडल पर नहीं थे। नीतीश कुमार बात करते थे, इंटरेक्ट करते थे। अब क्या है, अब उनको लग रहा है, और ये काफी हद तक सही भी है ज्ञानेश्वर जी, की मीडिया में एक तरफा रिपोर्टिंग अब बहुत बढ़ गई है। आप जी। देखिए, नीतीश कुमार भले आज हम लोग नोटिस कर रहे हैं, ये बात राहुल गांधी कितने दिनों से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं। वो तो बाकायदा बिल्कुल। सीधा सीधा लक्ष्य करके पत्रकारों को कहते हैं कि आप नहीं दिखाइएगा, क्योंकि आपके जो ऊपर बैठे हैं लोग, वो आपको दिखाने नहीं देंगे, आपको लिखने नहीं देंगे। जी। वो सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहते हैं सबको। तो ये बात अब नीतीश कुमार ने कहनी शुरू की, क्योंकि उनको फील हुआ होगा कि उन कोई भी बात कहते हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन इस अंदाज में होता है जिससे लगे कि उनकी पार्टी के अंदर कोई झगड़ा है, वो कुछ कंफ्यूज हैं, या अलायंस के अंदर कोई झगड़ा है। तो उनकी बातें इस तरह से इंटरप्रेट की जाती हैं। कई बार तो वो खुद ही जी। पासा फेंकते हैं कि इंटरप्रिटेशन हम्म। हो। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या है कि निगेटिव रिपोर्टिंग हो जाती है, एक तरफा हो जाती है, या नहीं होती है। तो उसको लेकर के अगर वो ये मॉडल चुनते हैं कि ठीक है, अब आपके सामने आपसे बात नहीं करेंगे, और हम ये काम ऐसा करेंगे कि आपकी मजबूरी होगी कि आप करेंगे, तो ये कैलेंडर बना लेंगे। हो सकता है अगले चुनाव तक, अगले जो लोकसभा का चुनाव है अप्रैल मई तक कैलेंडर बन जाए, और हर दिन हर हफ्ते कोई ना कोई बड़ा इवेंट हो, और उस पर चर्चा होती रहे समाज में। मीडिया में भी मजबूरी में चर्चा करनी होगी। देश जानना चाहता है, क्योंकि पूरे देश में बिहार के लोग हैं। जी। मीडिया में दिल्ली की मीडिया हो या बॉम्बे का मीडिया, मुंबई का, हर जगह बिहार के लोग हैं। उनके इंटरेस्ट की खबरें होती हैं, वो दिखानी होती है प्रवासी को। आप देखिए, दिल्ली का भी कोई भी अखबार उठा करके देखिए, उसमें बिहार की खबरें होती हैं। तो नीतीश कुमार की खबरें रहनी अनिवार्य है। दिल्ली हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, सब जगह उनकी खबर छपती है। तो वो ऐसा इवेंट क्रिएट करें। अब जैसे आपने बताया कि आनंद मोहन सिंह के गांव जाएंगे वो, जी। फिर ये नियुक्ति पत्र बांटेंगे, फिर वो भीम संसद होगी, भीम पार्लियामेंट, संसद। विधानसभा का सेशन होगा जिसमें आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला हो सकता है। फिर उस तरह के कैलेंडर बना होगा। दिवाली छठ बीतने के बाद का दूसरा कैलेंडर होगा उनका। उस तरह के इवेंट क्रिएट करना, और उस इवेंट की वजह से न्यूज में बने रहना, ये दो मॉडल है। और आज उन्होंने और आज उन्होंने देखिए तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए भी देखिए कह दिया ये तो बच्चा है। हाँ? मतलब उन्होंने उसे यह इन जो बातें चल रही थी इधर उधर क्या होगा क्या नहीं होगा उन बातों को आज नीतीश कुमार ने खारिज भी किया। हम कहीं बीजेपी की ओर नहीं जा रहे हैं। आप लोग अफवाह उड़ाते रहिए। मैंने निजी रिश्तों की बात की थी। आज फिर उन्होंने सुशील मोदी की दुहाई दे दी और कहा कि मैं तो चाहता था कि उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया जाए, लेकिन मेरे चाहने के बाद भी नहीं बनाया गया। अब वे बोलते रहते हैं, क्या करें? बोलते रहे। तो सुशील कुमार मोदी के प्रति उनका प्रेम दिख जाता है और वह गंभीर दिख जाता है। और मैं मानता हूं कि यदि सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार की सरकार बनी होती साथ में, तो शायद ये एनडीए का अलायंस नहीं भी टूटता। हाँ, अब उन दोनों के संबंधों की कहानियां सब लोग जानते हैं। तमाम जो जी। भी मीडिया में जो भी बयान दें, सुशील मोदी बहुत तल्ख बयान देते हैं नीतीश कुमार के ऊपर। जी। लेकिन आपने देखा होगा कि ये तल्खी 2013 में भी, जब नीतीश कुमार अलग हुए थे, तभी थी। जी। 2014 के चुनाव में भी तल्खी थी, लेकिन 17 में फिर साथ आए, तो ऐसे आए जैसे कभी बिछड़े ही नहीं हो। हम्म। ये तो दूध में शक्कर मिलने की तरह मिल जाता है जेडीयू और बीजेपी के लोग, नीतीश कुमार और जी। सुशील मोदी खास तौर से। तो हम्म। अभी भी उनके तल्ख बयानों का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। जब अब इस तरह की बातें नीतीश कुमार ने की, सुशील कल ही सुशील मोदी ने इतनी तल्ख टिप्पणी की उनके ऊपर। जब जी। उन्होंने वो मोतिहारी वाली बात पर उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि भाई उनके लिए सारे रास्ते बंद हो गए हमारे यहाँ, और हमारे नेताओं ने कह दिया है कि उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, कोई रास्ता उनके लिए नहीं है। फिर आज नीतीश कुमार ने कह दी ये बात। तो नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन बनाते हैं। अगर सुशील मोदी कोई कंफ्यूजन बनाना चाहते हैं जी। तेजस्वी यादव और लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में, तो नीतीश कुमार भी कोई ना कोई कंफ्यूजन क्रिएट करते रहते हैं भाजपा के नेताओं के ऊपर। अब ये जब नीतीश कुमार इस तरह से लगाव से पूरे मतलब इतने लगाव आत्मीयता के साथ सुशील मोदी के बारे में बोलते हैं, तो आप सोचिए कि जो बाकी नेता हैं बीजेपी के, उनके ऊपर क्या बीतती होगी, उनके मन में क्या शंका नहीं पैदा होती होगी कि पता नहीं अंदर खाने क्या बात हो रही है, ये दोनों बड़े सही नेता हैं, बात है। पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। तो जी। ये संशय भी पैदा करते हैं नीतीश कुमार। और वो जो कल हमने कहा कि आपसे जब बात हो रही थी, कि वो जी। मैसेज भी जी। करते रहते हैं, बीजेपी के वोटर्स को भी मैसेज करते रहते हैं।
भाई देखो हमारा सद्भाव है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है उनसे। तो ये कि एक साइकी पर ये चीजें जो है ना ये बैठती हैं मतदाताओं के। वोट देने जाते समय उसको लगेगा कि अरे ये भी अब नहीं है, कौन से दूर के आदमी है, ये भी बीजेपी के ही आदमी, जो कोर बीजेपी का वोटर है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो नीतीश बिल्कुल, कुमार बहुत बिल्कुल। होशियारी से अपने पत्ते फेंकते हैं। वो इस मामले में भी जो तेजस्वी यादव को जो उन्होंने कहा, ये भी मैसेज किया कि यही हम लोग का सब कुछ है, ये मैसेज कर दिया उनके वोटर्स को। जी, उसके नीतीश कुमार की तो ये भी चिंता होगी ना कि जो वोटर है 32% यादव और मुस्लिम वोटर है जो पूरी तरह से कमिटेड है आरजेडी के प्रति, उसके मन में कोई शंका ना हो कि नीतीश कुमार छोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर सही ऐसी बात। शंका हुई तो वो वोट अगर नहीं किया जेडीयू के कैंडिडेट्स को, फिर तो आरजेडी के जीत जाएंगे, जेडीयू का नहीं जीत पाएगा। तो उसको जी, भी पूरा जी, मैसेज देते रहना है, उसके मन में भी पूरा भरोसा बनाए रखना है, और जो दूसरा वोटर है उसके मन में भी भरोसा बनाए रखना है। ये दोनों काम, ये दोनों बैलेंस साधने का काम नीतीश कुमार करते रहते हैं। इसीलिए तभी जो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार आजकल बहुत कंफ्यूज रहते हैं या बात भूल जाते हैं, तो कई बार हमको संदेह भी होता है कि वो बात भूल भी रहे हैं या जानबूझ करके कुछ भूल जाने का नाटक करते हैं, कुछ याद कर देने का, आ जाने का। ये भी पॉलिटिक्स तो एक तरह का ड्रामा का एक्ट होता है ना, उसमें कुछ पार्ट, कुछ परसेंटेज ड्रामा का होता है, नाटकीयता का होता है। बिना जी। नाटकीयता के पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। आप देखिए कितनी बार प्रधानमंत्री के अपने आंसू निकल चुके हैं पब्लिक के सामने टेलीविजन पर बोलते हुए। तो ये एक एक किस्म की नाटकीयता, एक किस्म की संवेदनशीलता, एक किस्म का भावनात्मकता, ये सब चीजें नेताओं में होनी चाहिए। ये गुण होता है जी, हमेशा नेता। निश्चित रूप से नेता बहुत बहुत क्रूएल बिजनेस है ये। इसमें कोई बिल्कुल। भाई भतीजा बहुत कोई नहीं होता है, अपने हित सबसे ऊपर होते हैं। लेकिन इसके जी, बावजूद नेता का एक 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 उसमें आत्मीय और मानवीय पक्ष भी होता है, जो नीतीश कुमार बार-बार दिखाते रहते हैं। कभी बीजेपी के लिए दिखाते हैं, कभी तेजस्वी यादव के लिए दिखाते हैं, कभी लालू जी के लिए दिखाते हैं, तो ये दिखाते रहते हैं। तो इन सब का एक पॉलिटिकल मैसेजिंग करना होता है, इससे वो एक पॉलिटिकल मैसेज करते हैं। तो आप देखिए चलिए कितने तो लेवल पर ठीक है। काम कर रहे हैं, तो हम लोग बात करें उसमें, देखिए कितने लेवल पर वो काम कर रहे हैं। जाति गणना हो गई, लाखों की संख्या में नियुक्ति हो गई, भीम संसद की यात्रा हो गई, रथ निकाल दिया तो दलित वोट को साध रहे हैं, ईबीसी को साध रहे हैं, मुस्लिम उसको यादव को साध रहे हैं, मिडिल क्लास को साध रहे हैं, जो एस्पायरेशनल यूथ है, जो आकांक्षी वर्ग है, उसको साध रहे हैं नौकरी देकर के। तो इन तमाम तरफ उन्होंने अपने जाल फेंके हैं। जो फंसेगा उसमें जो आए, वो वोट का परसेंटेज उनका बढ़ेगा निश्चित रूप से। जिस तरह से वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, उसमें नए वोट उनसे जुड़ सकते हैं। चलिए जुड़ सकते हैं और 2 नवंबर की तारीख होगी जब नीतीश कुमार का नया नामकरण नौकरी बाबू के रूप में हो सकता है। वह दिन ऐतिहासिक होगा, उस पर हम नजर रखेंगे, आगे भी चर्चा करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। और चलते-चलते यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।